सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें शुरू के आपके 5 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अगर वह चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और इससे पहले की क्लास जो 5वां चैप्टर है वह आपके लिए देखना बिल्कुल मस्ट है। यह समझने के लिए, यह चैप्टर समझने के लिए आप उसको देखोगे। 5वां चैप्टर का क्लास देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा और वह चैप्टर आप देख लोगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। और बाकी जो मेथड्स हैं आपका लघुत्तम निकालने का, महत्तम निकालने का, वह तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो 6वां चैप्टर है वह है लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ, मीनिंग ऑफ कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 को केवल 1 और 7 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, अतः 7 अभाज्य संख्या है। अब देखिए, जो 7 संख्या है या तो यह 1 से पूरा पूरा कटेगा 7 बार में, या फिर 7 खुद से कटेगा एक बार में, ठीक है, पूरा पूरा। इसीलिए कहा गया है कि 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, जो खुद से और 1 से कटती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जबकि देखिए यहाँ पे 6, 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से भी पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, अतः 6 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या आपको देकर के पूछे कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो अगर वह संख्या केवल 1 से और जो संख्या दी गई है केवल उसी से कट रही है तो वह अभाज्य संख्या है, और उसके अलावा किसी और संख्या से वह पूर्णतः कट रही है, विभाजित हो रही है, तो वह भाज्य संख्या होगी। देखिए यहाँ पे नोट, 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरीके से ये सभी क्या है, ये सभी हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखिए उदाहरण, 1 से 14 तक की संख्याओं का भाज्य अभाज्य में वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए संख्या 1 से 14 तक की संख्याएं दी गई हैं और इनमें कौन किससे पूर्णतः विभाजित होता है और वह संख्या भाज्य है अभाज्य है, यह दिखाया गया। अब देखिए, अगर 1 के बारे में बात करें तो यह ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अब संख्या 2 के बारे में बात करेंगे तो यह 1 से कटता है और खुद से 2 से कटता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखिए 3 की बात करें तो 3 जो है वह 1 से कटता है और खुद 3 से कटता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अभाज्य। अब देखिए इसके बाद 4 देखिए 1 से, 2 से और 4 से कटता है, तो खुद के अलावा 1 से और 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब 5 को देखिए तो 5 केवल 1 और खुद से, यानी कि भाज्य हो जाएगा। अब देखिए 6 बाकी संख्याओं से भी कट रहा है तो भाज्य। इसी तरीके से आप देखेंगे सभी संख्याओं का यहाँ तक 14 तक लिखा हुआ है, ठीक है। अभाज्य, भाज्य, 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 अभाज्य, अभाज्य और भाज्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप भाज्य अभाज्य संख्याएं समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एल से होता है देखिए लोवेस्ट, लघुत्तम, और सी से होता है कॉमन, सामान्य, और एम से होता है मल्टीपल, गुणज, ठीक है। मल्टीपल यानी कि गुणज। अब कोई भी संख्याएं मान लेते हैं दी रहेंगी तो उनके जो कॉमन गुणज होंगे, जो समापवर्त्य
में सबसे छोटा समापवर्ती होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल समापवर्ती मैंने आपको बताया था पिछले के चैप्टर में। अब वहीं से आप देखिए, वहां पे भी मैंने आपको बताया था सबसे छोटा जो होगा समापवर्ती उसे हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम या लासा, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं। जैसे दी गई संख्याओं का अगर हम लासा निकालते हैं, जैसे भिन्नों में हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। तो लासा क्या होता है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो सभी के गुणज होते हैं, जिन भिन्नों का हर आपको समान करना है, उन भिन्नों में जो हर में संख्याएं हैं उनका जो गुणज होगा, जो सभी में कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस छोटी से छोटी संख्या से दी गई सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उस संख्या को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त को संक्षिप्त रूप में लासा लिखते हैं। जैसे 4, 6, 8 के समापवर्तियों 24, 48, 72, 96 इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्तक है। अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त 24 होगा। अब 4, 6, 8 का लासा आप निकालोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। समापवर्त अगर 4, 6, 8 के देखा जाए, मतलब कि इनके मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में और 8 के मल्टीपल में कॉमन क्या आएगा, तो 24 आएगा, 48 आएगा, 72 आएगा, 96 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे 120 आएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो होगा वह होगा 24। तो इसलिए 24 क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 का एलसीएम लासा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां। अब यह निकालते कैसे हैं, अगर यहाँ पे और बड़ी संख्याएं दी रहेंगी तो आपको निकालने में दिक्कत होगा। आप इस तरीके से तो निकाल नहीं पाएंगे सबका। अब चलिए देखते हैं विधि क्या होती है निकालने की। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि डिवीजन मेथड। अब देखिए गुणनखंड विधि सबसे पहले देखते हैं। तो इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, जैसे 8, 12 और 20 का लासा एलसीएम निकालना है अगर हमें, तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड मतलब कि 8 को संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, और उन संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जाएगा जो संख्याएं अभाज्य होती हैं, मतलब फर्दर उनको तोड़ा ना जा सके। तो देखिए 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 12 को क्या लिखा जा सकता है। अब ये 2 गुणे 2 गुणे, इसको घात के रूप में जब लिखेंगे तो 2 के घाते 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा हो रहा है। फिर 12 को देखिए, तो 12 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर अब घात के रूप में अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा 2 का 2 बार गुणा है तो 2 के घाते 2, और 3 का 1 बार गुणा है तो 3 के घाते 1 या 3 ही केवल लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 20 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 के घात में 2 और 5 के घात में 1। अब देखिए जब लासा लिखना होगा, लघुत्तम समापवर्त जब निकालेंगे, तो जैसे 2 आ रहा है और 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, 2 के घाते 3, तो उसको लिख देंगे। अब देखिए फिर गुणे में 3 भी आ रहा है और 3 की सबसे बड़ी घात क्या आ रही है, 1 आ रही है, और कहीं तो 3 आ नहीं रहा है, 3 के घाते 1। इसी प्रकार से देखिए 5 भी आ रहा है तो 5 को लिखेंगे और 5 की घात को भी लिखेंगे, सबसे बड़ी घात को लिखेंगे। 5 एक ही जगह आ रहा है तो वही लिखा जाएगा 5 के घाते 1। अब देखिए 8 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा और आ जाएगा कितना, 120। यानी कि 8, 12 और 20 का समापवर्त्य जो हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य जो हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधि होती है एलसीएम निकालने की, वह होती है भाग विधि डिवीजन मेथड। तो इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को कॉमा लगा करके पंक्तिबद्ध करते हैं तथा बारी बारी से 2, 3, 4 से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग न जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अगले क्रम में उसे
भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार गुणनफल ही अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त होता है। अब जैसे यहाँ पे 12, 15 और 18 का एलसीएम अगर निकालना हो तो इस तरीके से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से 2 लाइन खींच के 12, 15 और 18 को लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम भाग देने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि 2 से किसी संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं। तो 12 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, किसी एक में भी जाएगा तो हम भाग ले जाएंगे। तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6। 15 में भाग नहीं गया, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 18 में देखिए 2 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 9, फिर 2 से भाग ले जाइए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 9। अब देखिए 3 से भाग जाएगा तो 3 से भाग ले जाइए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अभी भी देखिए 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग ले जाइए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 ज्यों का त्यों, क्योंकि भाग जा नहीं रहा है, और 3 में भाग जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए 2 जगह 1 हो चुका है, बस एक संख्या को और हमें 1 करना है जो 5। अब 5 से भाग जाएगा तो 5 से ले जाएंगे। अब देखिए सारी संख्याएं 1 हो गई, तो यहाँ पे जितने भाजक हैं इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इस तरीके से अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिक 12, 12 25 60 और 60 त्रिक 180। तो 180 आ जाएगा लघुत्तम समापवर्त। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसका गुणनखंड विधि से अगर लिखना चाहें हम लोग तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 और 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। यानी कि इसको 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1 और इसको 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1 और इसको लिखेंगे 2 के घाते 1 और 3 के घाते 2। अब जब एलसीएम लिखना होगा तो सभी की बड़ी घातों को लिखा जाएगा, यानी कि 2 के घाते 2, 3 के घाते 2 और 5 के घाते 1, यानी कि 4 गुणे 9 गुणे 5। तो 36 गुणे 5 कितना हो जाएगा 180। तो इस तरीके से भी आप निकालते तो वैल्यू कितनी आती है 180 आती। दोनों तरीकों से मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो गुणनखंड चाहे अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप करिए चाहे भाग विधि से करिए, दोनों से उत्तर आपको वही मिलेगा। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं एक उदाहरण और। खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। अब एक खेल का मैदान है, उसमें विद्यार्थियों को खड़ा करना है। और कैसे खड़ा करना है, एक लाइन में 15 लोग, एक लाइन में 20 लोग और एक लाइन में 25 लोग होने चाहिए और एक लाइन में 30 लोग होने चाहिए। ठीक है, कि कतार में। अब पूछ रहा कि क्या कम से कम संख्या होनी चाहिए, कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 के कतार में खड़ा किया जा सके। मतलब या तो एक लाइन में 30 बच्चे होंगे या 25 बच्चे होंगे या 20 होंगे या 15 होंगे, इस तरीके से लाइंस लगवानी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने कम से कम बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब कम से कम की बात आए, जहां कम से कम की बात आए वहां पे हमें क्या लगाना है, कम से कम मतलब लघु। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा निकालना है, वहां पे एलसीएम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। इसका भाग विधि से हम लासा निकालेंगे। तो अब देखिए 15, 20, 25 और 30 इस तरीके से लिखेंगे। 2 से भाग जा रहा है तो देंगे 20 हो जाएगा 10 और 30 हो जाएगा 15। अब देखिए 10 में अभी भी भाग जाएगा तो फिर 2 से भाग देंगे, 10 हो जाएगा 5। अब देखिए 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। अब 5 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा 5, फिर 5 से एक बार भाग देंगे तो सारे हो जाएंगे 1। और जहां पे सभी 1 हो जाएंगे वहां पे हम लोग जितने भाजक हैं सबका गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 25 60 और 60 25 300। तो 300 संख्या कम से कम होनी चाहिए 15, 20, 25 और 30 की लाइंस में खड़ा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लासा समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF
या मासा जिसे हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है। अतः HCF वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 64 ले लीजिए और 32 ले लीजिए, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगी विभाजक वह 32 ही आ जाएगी। ठीक है, 32 जो हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन दोनों को विभाजित करेगी। ठीक, तो अब आगे आप समझेंगे। देखिए, किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दी गई संख्याओं के विभाजक ज्ञात करके, विभाजकों के उभयनिष्ठ कॉमन संख्या ज्ञात करके, उभयनिष्ठ संख्या ही महत्तम समापवर्त होती है। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण है यहाँ 12, 24, 36 का मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब देखिए 12 के जितने विभाजक हैं वह लिख लीजिए। 12 के जो फैक्टर्स हैं तो इसमें आ जाएगा 12, और 24 में भी देखिए 24 के भी आप विभाजक लिखोगे तो इसमें भी आ जाएगा 12, और 36 में भी आप देखोगे तो इसमें भी आ रहा है 12, और बाकी संख्याएं भी आ रही। देखिए 1 भी सब में है, 2 भी सब में है, 3 भी सब में है, 4 भी सब में है, 6 भी सब में है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या सभी के विभाजकों में कॉमन है वह क्या है, 12 है। ठीक है, कॉमन तो 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक है वह क्या है, 12। तो यहाँ से इन तीनों संख्याओं के विभाजकों की संख्या 12 उभयनिष्ठ है, तो इन संख्याओं का मासा 12 है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और बाकी जो अपने 2 मेथड्स आपने इसमें देखा लघुत्तम समापवर्त में, वो 2 मेथड्स तो होते ही हैं, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड और भागफल विधि डिवीजन मेथड। ठीक है, मेथड दोनों वही है, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से निकल के आता है। आप देखिएगा वहां पे हम सभी संख्याओं को लेते थे, सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते थे, लेकिन यहाँ जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होंगे उन्हीं को हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को महत्तम समापवर्तक के रूप में व्यक्त करते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के लघुत्तम घात का गुणनफल महत्तम समापवर्त होता है। उदाहरण देखिए 18, 42 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 18 और 42 का अगर मासा हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे लासा में करते थे वैसे ही अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 18 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया, और 42 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 18 में देखिए 2 आ रहा है, तो मासा जब लिखेंगे तो 18 और 42 दोनों में 2 आ रहा है तो 2 लिख लेंगे। फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए कुछ और कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, तो 2 एक बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, तो 2 गुणे 3 यानी कि मासा कितना आ जाएगा, 6। तो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में 2 और 3 उभयनिष्ठ हैं, तो 2 गुणे 3 6। 18 और 42 का समापवर्त कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड विधि में जो केवल कॉमन होगा, लासा में हम क्या कर रहे थे, अधिकतम घात को लिख रहे थे, जैसे 2 की घात 1 और 3 की घात 2 इसको लिख दे रहे थे, और इसको लिख दे रहे थे 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1। अधिकतम घातों को लिख रहे थे और सभी को लिख रहे थे। यहाँ वही पद लिखा जाएगा जो कॉमन होगा। ठीक है, सब में कॉमन होगा, और जितनी बार कॉमन होगा उतनी ही बार लिखा जाएगा। एक बार कॉमन होगा तो एक बार, 2 बार कोई संख्या कॉमन होगी तो 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया गुणनखंड विधि। अब हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि से कैसे मासा निकालते हैं, तो भाग विधि से महत्तम समापवर्त निकालने के लिए दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, फिर बचे शेष से भाजक में भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक शून्य शेष ना मिले। अंतिम विभाजक ही महत्तम समापवर्तक होंगे। अब देखिए, जैसे 72 और 26 का मासा आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है 72
उससे भाग दे देंगे बड़ी संख्या में। 72 से भाग देंगे 126 में, एक बार जाएगा और घटेगा 54। ठीक, 54 बचा। फिर 54 देखिए शेषफल हो गया और इस 54 से हम भाग देंगे इससे पहले जो भाजक था 72। अब 72 में भाग जाएगा एक बार, बचेगा 18। अब 18 से हम भाग देंगे, जो शेषफल 18 बचा उससे भाग देंगे इससे पहले जो भाजक था। तो 54 देखिए पूरा पूरा कट गया। अब जहां पे शेषफल 0 आ गया वहां का जो भाजक होगा वह क्या होगा, यही होगा मासा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। 72 से देखिए भाग देंगे 126 में। ठीक, एक बार जाएगा 72 एकन्नम 72 और बचेगा 4 और 5 54। 54 शेषफल बच गया। तो इस 54 से अब हम भाग देंगे इससे पहले जो भाजक था जिससे भाग दिया जा रहा था उसमें भाग देंगे। शेषफल बच गया तो पकड़ा जाएगा भाजक। देखिए शेषफल बचना नहीं चाहिए, यह आप दिमाग में बिठा लीजिए, शेषफल बचना नहीं चाहिए। मासा निकालने के लिए शेषफल, भाग विधि में शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बचा तो पकड़ा कौन जाएगा, जो जिससे भाग दिया जा रहा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 54 शेषफल बचा तो किसको हमने पकड़ा, 72 को। अब इस 72 में भाग देंगे। 72 में देखिए 54 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, बच जाएगा 18। देखिए फिर 18 शेषफल बच गया। अब शेषफल बच गया तो पकड़ा कौन जाएगा, जहां पे शेषफल आया है वहां पे जो भाजक था जिससे भाग दिया जा रहा था। तो अब इस 18 से भाग देंगे 54 में। ठीक है, तो अब देखिए 18 तिया 54। अब 54 पूरा पूरा कट गया। अब जैसे ही शेषफल 0 आया जहां पे, ठीक है, वहां पे ये क्या हो जाएगा, जो भाजक होगा ये अब क्या बन जाएगा, यही मासा बन जाएगा। ठीक है, यही जो हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अब अगर 3 संख्याएं दी रहती तब आप क्या करते हैं, तब आप जो 2 संख्याएं होती उनका मासा निकाल लेते और इस मासा से अब तीसरी संख्या में 18 से अगर यहीं पे तीसरी कोई संख्या दी रहती तो इस 18 से हम उस तीसरी संख्या में भाग करते। अगर भाग पूरा चला जाता, शेषफल 0 आ जाता तो 18 ही मासा हो जाता। अगर नहीं कटता वह पूरा संख्या तो 18 से भी कोई छोटी संख्या हमको मासा मिलती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम अभ्यास प्रश्नों को। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का विभाजक 1 होता है और वह संख्या खुद होती है। तो कितने विभाजक हो गए, 2 विभाजक हो गए। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 2, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किसको 2 से भाग करने पर उत्तर दशमलव में प्राप्त होगा। अब 8 में भाग करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, 4 में भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3। तो दशमलव में प्राप्त होगा किसमें, 7 में भाग करने के। तो सी जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए वह क्या होगा, वह होगा लघुत्तम समापवर्त। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यही लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, सभी दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभक्त हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM या लासा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, यह आपको पता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व विभाजक कहलाता है। संख्याओं का सार्व विभाजक जो सभी संख्याओं को काट रहा हो, सभी को विभाजित कर रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो दिया गया है वह हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्योंकि समापवर्तक आपको पता है कि सभी संख्याओं, जितनी भी दी हुई संख्याओं को सभी को विभाजित करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। और जो सबसे बड़ा होता है उसमें उसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ऑप्शंस में यही दिया ही हुआ है तो इसीलिए यही सिलेक्ट होगा। संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व विभाजक, सबसे बड़ा भी देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है
तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्न में 5 से भाज्य संख्या नहीं है। देखिए 20, 35, 26, 45। तो 5 से 26 पूरा पूरा नहीं कटता, बाकी संख्याएं कटती हैं, तो नहीं ही पूछा था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या एक है भाज्य, अभाज्य, भाज्य एवं अभाज्य दोनों, ना भाज्य ना ही अभाज्य। तो जो एक है वह ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अब इसके बाद देखिए संख्या 8 है, संख्या 12 की सभी भाज्य संख्याएं हैं। 12 की भाज्य संख्या है, तो 12 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और खुद से कटता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, संख्या 8 एवं 20 का लघुत्तम समापवर्त्य है। 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य मतलब 8 के आप गुणज लिख लीजिए और 20 के गुणज लिख लीजिए, तो या फिर इसे गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 2 के घाते 3 और 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1। तो 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 1 कितना हो जाएगा? 8 पच्चे 40। तो लासा कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, संख्या 15 और 35 का महत्तम समापवर्तक होगा। 15 और 35 को जो पूरा पूरा विभाजित कर दे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या आप निकालोगे तो आ जाएगा 5। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उसमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। अब यह पे देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया आपके लिए, और यह जो क्वेश्चन होता है यह एक फॉर्मूले पे सॉल्व होता है। यह फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दो संख्याओं का मासा और लासा का जो गुणनफल होता है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर दो संख्याओं का मासा और लासा का आप गुणा कर लीजिए तो आपको वह बराबर मिलेगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 35 यानी कि मासा गुणे लासा 525 बराबर हो जाएगा 175 पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहीं से दूसरी संख्या बराबर लिखना चाहें, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 175 उधर जाएगा तो हो जाएगा 35 गुणे 525 बटे 175। ठीक है, 175। अब इसे अगर काटना चाहें हम लोग 25 से तो 25 सत्ते हो जाएगा 175 और फिर ये 2 और 1 21 बार में कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और बचेगा कितना? 35 गुणे 3। तो 35 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 105। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? 105। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले पे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में, दोबारा पूछ सकता है। तो याद रखिएगा किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 और 90 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 81 आता है, 82 आता है, 83 आता है, 84 आता है, 85 आता है, 86 आता है, 87 आता है, 88 आता है और 89 आता है। अब देखिए 81 जो होता है यह 3 से पूरा पूरा कटता है। ठीक है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। 82 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 83 जो है वह आप देखिए 83 यह किसी भी संख्या से 1 से और खुद से ही कटता है, तो ये हो जाएगा एक अभाज्य संख्या। 84 2 से कटता है, 85 5 से कटता है, 86 2 से कटता है। अब 87 देखिए 3 से कटता है तो ये भी भाज्य, 88 भी भाज्य और 89 भी किसी और संख्या से नहीं, केवल एक और खुद से कटता है। तो इसलिए
यहाँ पे 83 और 89 क्या हो जाएगा, यह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, 30 और 40 के बीच। फिर इसी तरीके से आप लिखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब देखिए 31 को देखिए, तो 31 जो है वह खुद से और एक से ही कटता है, तो ये हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। 32 2 से कटता है, 33 3 से कटता है, 34 2 से कटता है, 35 5 से कटता है, 36 2 से कटता है। और 37 को देखेंगे तो 37 जो है यह केवल एक और खुद से कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या। 38 2 से, 39 3 से। तो 31 और 37 क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो ऑप्शन सी 31 और 37 सही हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14, तीन संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो वे संख्याएं हैं। अब देखिए जब भी अनुपात में दिया रहता है, ठीक है, तो हम लोग अनुपात में संख्याओं को भी मान लेते हैं। तीन संख्याएं जैसे अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इनका मासा 12 है तो संख्याएं होंगी। जैसे अनुपात में दिया गया है वैसे अनुपात में संख्याएं भी मान लेते हैं। अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी x होगी और तीसरी 3x होगी। ठीक है, और इनका मासा क्या दिया गया है, 12। संख्याओं का जो मासा दिया गया है वह 12 दिया गया है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, इन्हीं 12 से आप गुणा कर दीजिए। 12 x की वैल्यू आप 12 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, 24 और 36। यही संख्याएं हो जाएंगी 12, 24 और 36। और कोई यहाँ पे ऑप्शन देखिए सही नहीं होगा, x की वैल्यू बस आपको 12 पुट करनी है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 12, 24, 36 यह सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको LCM HCF निकालना अब आ गया होगा। अब इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे वह आप आसानी से कर पाएंगे। और कहीं भी किसी भी प्रश्न में आप दिक्कत अगर आपको आती है या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास को जरूर आप लाइक कर दीजिए और अपने करीबी दोस्तों में, आपको कम से कम 5 दोस्तों में और ग्रुपों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। अब इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और हम आपको यूपीटेट सीटेट की भी तैयारी कराते हैं, तो उनसे जुड़ी वीडियोस भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखिए यह जो पीडीएफ है, आपको यह पीडीएफ अगर चाहिए और सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ चाहिए, तो यह आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पे। वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में सारी चीजें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। ठीक है, ऐप आप प्ले स्टोर पे टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च कर लीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल होकर के आप सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।